तेजपाल सिंह, लाला जगदीश प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 10 इतिहास विषय के पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और इसके जो कुछ मुख्य बिंदु होंगे आप उन्हें नोट भी करेंगे और बाद में हम कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, उनके उत्तर भी आपसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, आज का जो पाठ है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले चैप्टर समझाने से पहले हमें इन शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप भी समझना है, राष्ट्रवाद भी समझना है। तो यूरोप, बच्चों आप जानते होंगे कि 7 महाद्वीप इस दुनिया में हैं। उन महाद्वीपों में ही एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। उसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे विकसित हुई, यह तो समझ गए कि एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप में रहने वाले लोग वह यूरोप महाद्वीप के निवासी कहलाते हैं। अगला शब्द है राष्ट्रवाद। बच्चों, राष्ट्रवाद से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर रहता है और आपस में प्रेम होता है, मिलजुल कर रहते हैं और उनमें आपस में प्रेम होता है, उसे राष्ट्र कहते हैं। वहाँ लोग रहते हों किसी क्षेत्र में, आपस में समन्वय ना हो और प्रेम की भावना ना हो तो वह राष्ट्र नहीं कहला सकता। इसलिए राष्ट्र में जो वे नागरिक निवास करते हैं, जो भी व्यक्ति रहते हैं, उनमें अपनापन होता है और दूसरी बात अपने देश के प्रति लगाव होता है और आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए भी तत्पर रहते हैं। यह बात राष्ट्र के अर्थ से संबंधित। दूसरा शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्र समझ में आ गया तो राष्ट्रवाद आसानी से समझ में आ सकता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से लगाव रखना, अपने देश के प्रति समर्पित होना। किसी राष्ट्र के निवासी अपने सामूहिक विश्वास, भावनाओं तथा कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधे होते हैं तथा उनकी एक संहिता होती है। संहिता माने उनका एक संविधान होता है जिसके अनुसार वह उनका पालन करते हैं और कार्य करते हैं और जीवन यापन करते हैं, तो उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। इसलिए प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का भाव, समर्पित होने का भाव रखना आवश्यक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यह यूरोप में राष्ट्रवाद की बात क्यों कही गई इस चैप्टर में। बच्चों, 18वीं शताब्दी में यूरोप के नक्शे पे जो देश उस समय थे, आज वह उस रूप में दिखाई नहीं देते, क्योंकि पहले कुछ छोटे छोटे राज्य थे और वह स्वतंत्र थे और वहाँ के राजा स्वतंत्रतापूर्वक शासन करते थे और निरंकुश शासक थे, अर्थात वहाँ प्रजातंत्र नहीं था बल्कि राजतंत्र था। अब जब स्वतंत्रता लोगों को नहीं मिलती तो वह चिंगारी फूटने लगती है। इसलिए इसमें एक शब्द आया है निरंकुशवाद। अब निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक पर कोई अंकुश ना हो, किसी प्रकार का जनता का नियंत्रण ना हो, उसे बोलते हैं निरंकुशवाद। इसलिए वह अपनी मनमर्जी से कार्य करता है। तो इस यूरोप के अनेक छोटे छोटे जो राज्य थे, उनमें जो राजा थे वह निरंकुशवाद के कारण ही
वहाँ की जनता से, नाराज जनता से वह अपने आप को प्रसन्न नहीं करा सके। इसी कारण से अब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो विकसित होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कारण है वह है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, सबसे पहले हम मानचित्र में ज़रा ध्यान डालेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांस एक देश है यूरोप महाद्वीप का, इसलिए उसके नाम को जानना समझना जरूरी है। बच्चों, यह क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है समुद्र से लगा हुआ, ये फ्रांस देश है, विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसलिए यहाँ फ्रांस में एक क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। वहाँ जो भी शासक वर्ग रहे वह बहुत ज़्यादा निरंकुश थे और अपने नियमों का पालन करते थे और जनता के नियमों का कोई भी पालन नहीं करते थे, उनकी जो समस्याओं का समाधान नहीं करते थे। तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस देश में हुई और उस फ्रांस की क्रांति के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। अब यूरोप में जिस समय राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई तो उससे पहले उसका जो प्रभाव फ्रांस की क्रांति का था यूरोप के अनेक क्षेत्रों पर, छोटे छोटे राज्यों पर भी पड़ा, क्योंकि फ्रांस के जो शासक रहे लुई 16वां या उससे पूर्व भी, उन्होंने जनता पर कड़े अंकुश लगाए हुए थे और उन अंकुशों से जनता त्रस्त थी। किसी की हिम्मत उनके सामने अपनी बात कहने की नहीं होती थी। अब राजा का आधिपत्य था। प्रारंभ से फ्रांसीसी क्रांतियों के मन में यह बात उठने लगी कि इस राजतंत्र से हमें कैसे मुक्ति मिले। तो धीरे धीरे उनके मन में यह भावना विकसित होने लगी कि हमको एक राजतंत्र नहीं, प्रजातंत्र की स्थापना करनी होगी। इसलिए फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा और जिनमें एक बार ध्यान डालेंगे, यह देश बच्चों इटली है। इटली, यह देश रोमानिया है, और यह जर्मनी है। जर्मनी भी एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ राज्य था, आज स्वतंत्र देश है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका प्रभाव जो फ्रांसीसी क्रांति का इन देशों पर भी पड़ा। और जब फ्रांस में क्रांति शुरू की गई तो उसमें कुछ अधिकार मिले और अधिकार मिलने के कारण वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया और उसने नागरिकों के लिए कुछ जो है अधिकार निश्चित किए और उसने आचार संहिता भी बनाई और उसके कारण ही फ्रांस के लोगों को कुछ राहत मिली और उसके अनुसार कार्य भी होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की और वहाँ पर जो फ्रांस में निरंकुश शासन था उसका अंत हो गया। इसी तरह से अब फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव कितना सार्थक रहा इसके बारे में, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के कई देशों में विद्रोह आरंभ हो गए, क्योंकि एक देश दूसरे देश को बढ़ता था देखकर कि जब ये अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं एकजुट हो सकते। और वियना एक स्थान है यूरोप में, वहाँ एक शक्तिशाली विद्रोह हुआ जिसमें मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश इस समय यूरोप महाद्वीप का है, तो वहाँ का शासक था मेटरनिख, उसको भी जनता के सामने विवश होकर
पद छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण में और भी अनेक बिंदु हैं जिस पर हम बात करते हैं। 18वीं सदी में इटली, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी आदि उस रूप में नहीं थे जिस रूप में आज हम देखते हैं। जिस रूप में आज ये देश हैं उस रूप में पहले ये नहीं थे। केवल एक स्वतंत्र राज्य थे और कुछ राज्य दूसरे बड़े राज्यों के अधीन भी थे। ये रोमानिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। इसमें इटली, जर्मनी और फ्रांस ये बड़े राज्य के रूप में विकसित हुए थे। छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना स्वतंत्र शासन था और वहाँ पर राजतंत्र शासन था। इन राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 से शुरू हुई फ्रांस की क्रांति से। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी, जिनमें अभी बताया मैंने जर्मनी, इटली, रोमानिया ये नवनिर्मित देश बने स्वतंत्र होने के बाद, और क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर इन देशों का निर्माण हुआ और इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक संस्कृति को पल्लवित किया। अब यूरोप में एक राष्ट्रवाद की भावना इसलिए भी विकसित हुई क्योंकि वहाँ एक कुलीन वर्ग, कुलीन कहते हैं जो ऊंचे कुलों में रहते हैं, या राजा परिवार हो या धनवान व्यक्ति हो, जिसके पास में धन दौलत, राजा परिवार, उसके रिश्तेदार, वो जो भी जुड़े हुए थे वह कुलीन वर्ग से जुड़े हुए थे। इसलिए उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी और उनको पूरे अधिकार थे कितना धन खर्च करना है, कहाँ करना है ये, और उन पर कोई किसी तरह का नियंत्रण भी नहीं था। इस कुलीन वर्ग में एक तो शासक वर्ग और बड़े जमीन के मालिक इसमें सम्मिलित थे और इनका एक बड़ा प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार भी वे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और शहरी हवेलियों में के मालिक थे, अर्थात इनके पास रहने की कोई कमी नहीं थी और इनके पास कोई धन की कमी नहीं थी। यह था कुलीन वर्ग। इसका मतलब है कि धन कमाकर जनता राजा के यहाँ टैक्स के रूप में जमा करती थी और उसका खूब लाभ और उसे खर्च करने का अधिकार राजा और कुलीन वर्ग के लोगों को था। इसलिए जनता में इस बात का भी रोष था कि कुलीन वर्ग राज्य का धन का दुरुपयोग भी करता है और हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। राजनीतिक कार्यों के लिए फ्रेंच भाषा का, जो फ्रांसीसी भाषा होती है जहाँ की, उसका प्रयोग किए जाने लगा और उनके परिवार वैवाहिक बंधनों में भी बंधने लगे। ये मैं आपको कुलीन वर्ग के संबंध में बता रहा हूँ। परंतु कुलीन वर्ग की संख्या कम थी, यह समूह छोटा था और मध्य वर्ग, निम्न वर्ग के लोगों की संख्या अधिक थी। तो इस कारण से वहाँ पर जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे वह कुलीन वर्ग से जुड़े हुए लोग ही करते थे। जनसंख्या के अधिकांश भाग पर लोग कृषि कार्य करते थे और किसान, छोटे किसान खेती में संलग्न थे, जबकि कुछ भाग में विशाल जागीरदार भी थे जिनके वे भूमि के मालिक थे और वह उस पर खेती कराते थे। मध्य वर्ग भी आता है, एक नया मध्य वर्ग, इसमें व्यापारी और उद्योगपति इस वर्ग में जुड़े हुए थे जिनके यहाँ निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग कार्य करके जीवन यापन करता था। अब दूसरा पॉइंट इसमें शुरू होता है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद मध्य वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था और उनके अंदर कुछ उदारता का भाव पनपने लगा था। इसलिए उदारता का अर्थ होता है व्यक्ति के लिए आज़ादी और सभी के लिए समान कानून होना। उसमें किसी के साथ ऐसा नहीं हो कि
कुलीन वर्ग के लिए कानून कुछ बनेंगे और मध्य वर्ग के लिए कानून कुछ अलग बनेंगे, या निम्न वर्ग के लिए कुछ कानून अलग बनेंगे। तो मध्य वर्ग के लोगों के लिए उदारवाद का उस समय अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून सभी लोगों के लिए समान हों। फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक तथा पादरी के जो विशेष अधिकार थे वे समाप्त कर दिए गए थे। उनको इतने अधिकार थे कि जो निर्णय पादरी कहते हैं जो चर्च में मुख्य, जो चर्च के पादरी माने जैसे हमारे मंदिरों में वो होते हैं, महंत होते हैं, मस्जिद में मौलवी साहब होते हैं, ऐसे चर्च में पादरी होते हैं जो धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। तो उनको विशेष अधिकार थे, एक राजा को और पादरी को, तो उनके वे अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और वहाँ की जनता संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थी। उन्होंने कहा कि यहाँ चुनाव होने चाहिए, चुनाव के अनुसार जो भी प्रतिनिधि चुने जाएं, एक संसद का निर्माण होना चाहिए और उसी के अनुसार वहाँ पर शासन चलना चाहिए। तो सभी के मन में ये थी कि ये राजतंत्र समाप्त हो और प्रजातंत्र लागू हो, जिसमें हमारे हितों का भी ध्यान रखा जाए। आगे थोड़ा सा और 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद पनपा। रूढ़िवाद मानते थे कि राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार, जो राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं थीं, वह रहनी चाहिए। ये उदारवादी जो रूढ़िवादी थे वह मानते थे कि इनकी जो है सत्ता बनी रहनी चाहिए, जबकि कुछ लोग इन रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलना चाहते थे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं और वे आलोचना और असहमति सहन नहीं करती थीं। बच्चों, आप जानते हो किसी को खूब सुविधा मिल रही हो और वह सुविधा अगर उनसे छीन ली जाती हैं या उनकी सुविधाएं कम कर दी जाती हैं तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है, उनके जीवन में अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए उस पर वह असहमति जताते थे कि हमारे अधिकार कम नहीं होने चाहिए, हमारे अधिकार ज्यों के त्यों बने रहने चाहिए। परंतु इस बात का ध्यान वहाँ का जो राजतंत्र था वह अपने लिए रखता था और प्रजा के हित के लिए नहीं रखता था। बच्चों, फ्रांस में एक शासक अभी जो चर्चा करी थी मैंने, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसने, बल्कि हमारे देश में समुद्रगुप्त जो सम्राट हुए उनके साथ उसकी तुलना होती है। बड़ा बहादुर, देश के लिए मर मिटने वाला था। इसलिए फ्रांस की क्रांति जो है उसमें उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। राष्ट्रवाद के विकास में कुछ और भी चीज़ें, पॉइंट हैं दो, कि ऐसी जो भावना विकसित होने के पीछे और भी कोई कारण। नंबर 1 है राष्ट्र राज्यों की स्थापना। जो छोटे छोटे राज्य थे वे अब बड़े विकसित राज्य के रूप में विकसित होने लगे, तो एक दूसरे देश को देखकर यह भावना विकसित होने लगी थी और उसी कारण से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। पुनर्जागरण का मतलब है जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही थी या जो नियम राजतंत्र में बने हुए थे, उनमें सुधार की आवश्यकता थी। तो इस तरह से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। आपने देखा होगा कि अनेक देशों में जो है धर्म सुधार कार्यक्रम हुए, आंदोलन चलाए गए, उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में जो है क्रांति उभरी और उस क्रांति को देखकर अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई, क्योंकि इंग्लैंड में क्रांति के कारण वह स्वतंत्र भी हुआ, राजतंत्र बना, प्रजातंत्र, और उस कारण से उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। इसी तरह से फ्रांसीसी क्रांति से पहले एक अमेरिका में क्रांति हुई 1776 ईस्वी में। क्रांति के कारण यही थे
कि वहाँ की जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता था, इसलिए जनता उनके सामने आती थी संगठित होकर। प्रारंभ में उन्हें दबाया गया, लेकिन एक दिन क्रांति फूटनी थी और वो संगठित होकर सामना करने लगे और देशों के लोगों से भी शिक्षा ग्रहण करने लगे। अगर ये संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं तो हम पीछे क्यों रहें। इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पल्लवित होती चली गई और यहाँ तक अनेक देश राजतंत्र के शासन से मुक्त होने लगे और प्रजातंत्र के रूप में बदलने लगे। इस समय यूरोप में कोई भी देश राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र से ही चल रहा है और वहाँ पर हमारे देश की तरह ही चुनाव होते हैं और जनता के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, उनको समानता के भाव से देखा जाता है। कुछ देशों में है जहाँ थोड़ा घना भेदभाव होता है, लेकिन अधिकांश देशों में उनकी जो है सब सुविधाएं दी जाती हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। सबसे पहले प्रश्न ये है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई। तो बच्चों इसका उत्तर है 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। दूसरा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति का यह प्रभाव पड़ा कि अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी और वह भी अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार होने लगे और वहाँ के राजतंत्र से आगे उभरना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, उसके नियंत्रण में रहकर वहाँ जीवन यापन करना नहीं चाहते थे। तीसरा प्रश्न, यूरोप के किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए। यूरोप महाद्वीप के किन्हीं 3 देशों के नाम। यूरोप एक बहुत बड़ा देश है, परंतु उन्हीं देशों के नाम बताएं जिनमें हमने आपके साथ चर्चा की है। तो उनमें मुख्य रूप से जर्मनी, इटली, रोमानिया और फ्रांस, ये ऐसे देश हैं जो यूरोप के इतिहास पर आज भी अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। और अगला प्रश्न है, कुलीन वर्ग में कौन लोग सम्मिलित थे। कुलीन वर्ग में राजा या शासक वर्ग, उसके संबंधी तथा बड़े जो धनवान व्यक्ति थे उसमें वे सम्मिलित थे, जिनको अनेक सुविधाएं प्राप्त थीं और जिन पर कोई नियंत्रण किसी प्रकार का नहीं था। अब राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद देश में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनमें आपस में प्रेम हो, देश के प्रति भी देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के प्रति अपनापन हो और वहाँ कुछ उनके अपने नियम हो जिसके अनुसार वे शासन करते हों और उसका वो जनता वहाँ पालन करती है, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। उनमें आपस में अपनी एक पहचान बनी होती है। राष्ट्रवाद के अंकुर सर्वप्रथम किस महाद्वीप में दिखाई दिए। तो इसका उत्तर है यूरोप महाद्वीप में। मुझे उम्मीद है कि जो आपके सामने हमने शिक्षण किया है उससे आपको जरूर लाभ होगा। और बच्चों, ये जो हमने आपको देश इंगित किए हैं, आप संसार के मानचित्र में इन देशों को जरूर प्रदर्शित करेंगे और अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। धन्यवाद।